प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज के इस कुंडली विश्लेषण में कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी दूसरे की कुंडली देख करके उसमें दिलचस्पी कम दिखा देते हैं कि नहीं, ये किसी दूसरे की कुंडली है, हमें क्या ही समझ में। बहुत कम मेरे दर्शक हैं इस चैनल पे, मुश्किल से 200 से 500 लोग जो प्रत्येक दिन देखते हैं या लगभग देखते हैं कार्यक्रम। पर ऐसे लोग जो नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उनके लिए इस कार्यक्रम के आरंभ में मैं एक अनुभूत ज्योतिष का सूत्र भी बताऊंगा जो मैंने कल से शुरू किया है। आज इस कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों से मैं दशम भाव के शनि के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिनका भावफल शास्त्रकार क्या लिखते हैं इसके बारे में बता देता हूं। किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि देव धीरे धीरे या मंद गति से परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि देव को मंदगामी ग्रह कहा गया है। दीर्घ आकार के धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो दशम स्थान होता है वो करियर का होता है, ऊंचाई का होता है। तो ये जो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है वो धीरे धीरे लेकिन गंभीर प्राप्त होती है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर शनि बैठे हैं तो व्यक्ति की रोजी रोटी धीरे धीरे उसे प्राप्त होती है। व्यक्ति की जो सफलता है वो देर से उसे मिलती है। उसकी प्रगति भी धीरे धीरे ही होती है। और एक बात बड़ी अच्छी भी होती है कि उसकी प्रगति स्थायित्व को प्राप्त करने वाली होती है। इसका अर्थ ये होगा कि आपने कई बार अपने ऐसे निकट लोगों को देखा होगा जो तुरंत ऊपर बढ़ते हैं और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। जबकि जन्म कुंडली में अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली के शनिदेव दशम स्थान में विराजमान होते हैं उसकी प्रगति भी धीरे धीरे होती है और वो उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस स्थिति को मेंटेन करता है वर्षों तक। कहने का अर्थ क्या है कि उनकी प्रगति बहुत जल्द नहीं होती लेकिन उनका पतन भी देर से होता है। ये भी अच्छी बात है कि आप तुरंत ऊपर बूम नहीं किए। मार्केट वाली स्थिति नहीं है कि आज सुबह खुली तो ऊपर बढ़ गया और फिर शाम होते होते धड़ाम से नीचे आ गया। ऐसा नहीं है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि विराजमान होते हैं तो कुंडली को स्थायित्व प्रदान करते हैं धीरे धीरे। इसमें भी और भी बातें हैं। जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनिदेव स्थिर राशि में विराजमान हो, मतलब 2, 5, 8 और 11, यहाँ पे वो चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा समझना होगा कि अगर शनिदेव जन्म कुंडली के दशम स्थान में स्थिर राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति को अस्थायी रोजगार देते हैं और धीरे धीरे उसे उसका रोजगार खींचता है। चर प्रकृति की राशि में अगर शनिदेव बैठे हों, जैसे कि यहाँ 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तुला राशि चर प्रकृति की राशि होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही धन कमाने का दबाव भी पड़ता है। या कई बार इनका कुल खानदान बड़ा ही धनाढ्य और बलिष्ठ होता है पहले से ही। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि यानी कि 3, 6, 9 और 12, अगर इन राशियों में शनिदेव दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को न तो विलंब से और न तो देर से, मतलब मिला जुला असर जातक को दे जाते हैं। दशम स्थान में जब शनि बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि 12वें, 7वीं दृष्टि 4थे और 10वीं दृष्टि 7म भाव पे पड़ेगी। तीसरी दृष्टि 12वें, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे और 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7म भाव पे पड़ेगी। यहाँ 12वें भाव पर दृष्टि जब उनकी पड़ेगी तो व्यक्ति को सुख की तरफ आकृष्ट करने वाली होगी। जबकि चतुर्थ स्थान पे जब उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो माता और पिता के दुखों से व्यक्ति को प्रभावित होते हुए भी देखा जाता है, उनके सुखों से वंचित होते हुए भी देखा जाता है। माता और पिता में से किसी की मृत्यु जल्दी या असमय हो जाती है, या कई बार परिवार में ऐसे लोगों की मृत्यु होने के बाद उनका क्रियाकर्म, दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से सांगोपांग नियम पद्धति से नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा मैंने शनिदेव के बारे में कहा। जबकि 10वीं दृष्टि उनकी जब 7म भाव पे पड़ती है तो विवाह विलंब से कराने का एक और कारण बन जाती है। तो ये हैं जन्म कुंडली में शनिदेव के दशम स्थान में बैठने का फल। अब मैं यहाँ से
कुंडली के विश्लेषण पे आपका ध्यान लेके आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप कार्यक्रम पूरा अंतिम तक देखें और ऐसे ही अगर अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली को समझने की पूरी कोशिश करें। आइए अब इनकी कुंडली का पंचांग में अध्ययन कर देता हूं। ये कुंडली मेरे पास जो आई है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के। अब यहां से मैं आपका ध्यान इनकी कुंडली के पंचांग से या पंचांग पर लेके आता हूं। सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी कुंडली का अध्ययन जब करने बैठते हो या जब कोई आपके सामने कुंडली लेकर आता हो तो आपका ध्यान सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली के पंचांग पर जाना चाहिए। जैसे इनकी कुंडली का पंचांग बना, जातक का जन्म हुआ श्रावण माह में। श्रावण माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो उत्पादक क्षमता से युक्त होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रावण के महीने में बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं और धरती से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्पादन करती हैं, फसलों का उत्पादन करती हैं। आषाढ़ और श्रावण का प्रभाव उस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं। इस वजह से जितने भी पापक ग्रह होते हैं दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है। पापक ग्रहों का बल बढ़ता है इसका अर्थ है कि सूर्य भी दक्षिणायन में उतने बलवान नहीं होते जितने वो उत्तरायण में होते हैं। तो सूर्य दशा बल में थोड़ी कमजोरी से परिणाम देंगे, जबकि शनि मंगल राहु केतु की तीव्रता ज़्यादा रहेगी। और जब पापक ग्रहों की तीव्रता ज़्यादा होती है तो ग्रहों का परिणाम पूरे तीखेपन से मजबूती से देखने को जीवन में मिलता है। या कई बार जो छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना होता है वो शनि मंगल राहु केतु के दशाओं में भी देखने को मिलता है, भले वो लग्नेशी क्यों ना हो। उसके बाद वर्षा ऋतु पे व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हालांकि कई बार वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने स्वयं के पराक्रम से ही प्राप्त कर लेता है। और जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि में, इस वजह से व्यक्ति के पास धन और अस्थायित्व जीवन में बना रहता है। जीवन में अस्थायित्व बना रहने का एक दूसरा कारण यह भी होगा कि उच्च के शनि जन्म कुंडली के दशम स्थान में विराजमान है और सूर्य जैसा अग्नि तत्व का ग्रह जो जल तत्व की राशि में बैठ करके लग्न को देख रहा है। विचार करें तो जन्म कुंडली में शुक्र और बुध जैसे दो सौम्य ग्रह अष्टम स्थान में बैठकर व्यक्ति के विचारों में शुद्धता और बिल्कुल भी वैमनस्य का भाव नहीं रख रहे हैं। किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना से व्यक्ति ग्रसित नहीं है, ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं है, छल कपट नहीं है, मन बिल्कुल शांत और दत्तचित्त है। उसमें जरा भी कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, वैभव, शालीनता, बुद्धिमानी और धर्म में समझ, रुचि शास्त्रज्ञ और शास्त्र में रहती है। यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं वो अजैकपाद नाम के देवता होते हैं। तो ऐसे जातक जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हों उन्हें ओम अजैकपदे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर देवगुरु बृहस्पति की चिंतन करते हैं की बात करते हैं तो लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव से बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव पे पंचम का कारक अगर देखे तो व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा, समाज में एक अस्थायित्व का प्रभाव, विलक्षणता, धर्म में और अपने प्रेम को प्रकट करने का गुण, ये सब बहुत ही उत्तम तरीके से देखने को मिलता है। ओम अजैकपदे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर बन पड़े तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। गुलाब के पौधे की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। यज्ञ, दान, पूजा पाठ, हवन आदि आवश्यक रूप से करना चाहिए। रविवार को निश्चित रूप से 21 बार ही सही या 108 बार ही सही घी का अग्नि में हवन निश्चित रूप से करना चाहिए, या तो अपने गुरु मंत्र से या तो गायत्री मंत्र से। अतिगंड योग, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण। ब्राह्मण वर्ण के कारण जातक में शुद्धता है, शालीनता है और सात्विकता भी है। साथ ही साथ मनुष्य गण के कारण थोड़ा ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य आदि आदि चीजें देखने को मिल जाती हैं। सात्विकता है, इस वजह से जीवन में धर्म है और धर्म है तो इच्छा की पूर्ति है।
ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छा जो प्रभाव बन रहा है वो चंद्रमा का बन रहा है, जो कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के है। वार के अधिपति शुक्रदेव हैं, जो इस कुंडली के दशम भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं नवम मेष के साथ। मतलब पंचम भाव का संबंध नवम भाव से हो रहा है। शुक्र और बुध दोनों अष्टम भाव में बैठकर सुखद मृत्यु, लंबी आयु और उच्च के, जैसे शुक्र जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, गौण राशि का फल करेंगे। विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, गौण राशि का फल करेंगे। इसका अर्थ होगा कि यहाँ शुक्र और बुध जो होंगे वो पंचमेश और षष्ठेश कहे जाएंगे, जबकि वो होते नवमेश और दशमेश भी हैं। लेकिन चूंकि विषम संख्या की राशि में ग्रह बैठे हैं, इस वजह से ये दोनों अपनी गौण राशि का फल करेंगे। गौण का अर्थ होता है सामान्य राशि का, मूल त्रिकोण राशि का फल नहीं करते। शनि 4 अंश तक बैठे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर लग्नेश शनि हो और अगर 20 अंश तक उच्च राशि में विराजमान हैं तो वो बलवान होकर के परिणाम करते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ शनिदेव जन्म कुंडली के लग्नेश होकर, द्वितीय भाव के स्वामी होकर, मारक भाव के स्वामी होने के बावजूद मारक नहीं बनेंगे और अपनी दशा काल में भाग्य का लाभ, धर्म का लाभ, अनुशासन का लाभ, सामाजिकता, व्यापार का लाभ और राजनीति का लाभ, साथ ही साथ चीर फाड़, ऑपरेशन, दवाइयाँ, केमिकल, इन सभी विषयों में व्यक्ति को महारत हासिल करा देते हैं। यह व्यक्ति समाज का नामी गिरामी आदमी होता है। इतनी सारी चीज़ें, तो ये पंचांग है। अब यहाँ से आगे बढ़कर मैं आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपका ध्यान सबसे पहले कुंडली के राजा, ग्रहों के राजा सूर्य देव से आपका परिचय कराता हूं। मकर लग्न की कुंडली के लिए ऐसे तो कोई ग्रह प्रधान मारक नहीं बनता। सहायक मारक इस कुंडली में सूर्य बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टमेश होते हैं ना सूर्य, इस वजह से सहायक मारक बनते हैं। प्रधान मारक कौन बनता है जरा चेक करिए भाव के आधार पर। तो मकर लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, लग्नेश होते हैं, तो इस कुंडली में वो मारक होंगे नहीं। भावेश मारक होता है, भाव का स्वामी मारक होता है, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मारक होते हैं। इनका संबंध राहु से बना, तो शनि और राहु जन्म कुंडली में कारोबार में कभी कभी अव्यवस्था या कभी कभी विलंब बहुत ज़्यादा दे दें, या जो प्रगति मिलनी चाहिए जिस उम्र तक, व्यक्ति को उसमें थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। और चूंकि यहाँ मंगल के साथ राहु बैठे हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब मंगल नीचा विलासी है। इस वजह से कई बार स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही, दुश्मनों को समझने में लापरवाही, मित्र और शत्रु के बीच सही संतुलन न बना पाने से लापरवाही, इन सभी चीज़ों में गड़बड़ी देखने को मिलती है। या कई बार धन देने में लापरवाही, धन मांगने में लापरवाही, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और चूंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे राहु की मित्र दृष्टि प्राप्त हो रही है, राहु यहाँ से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो इनके कई बार तो कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानते हैं, तो अपनी राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को आधुनिक शिक्षा का मालिक बना देंगे, आधुनिक शिक्षा पद्धति में विश्वास रखने वाला। द्वितीयेश और द्वितीय भाव अगर राहु से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति कभी भी धनहीन नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से धन निश्चित रूप से कमा लेगा। ये बात भी पक्की है। जहां जरूरत पड़ेगा कि यहाँ दिमाग लगा करके पैसा इसके पॉकेट से निकालना है, निकाल लेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी कि नहीं इसको छोड़ देते हैं तो छोड़ देगा। दूसरा, यहाँ उच्च के शनि विराजमान है। मैं सूर्य पे चर्चा करूंगा, पर थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका ध्यान लेके आता हूँ। तो लग्नेश और द्वितीय होकर के उच्च के बैठे हैं। इसका एक नुकसान भी होता है, जब राहु से धन भाव के स्वामी दशम स्थान में शनि को देख रहे हों। ये बहुत एक सिंगल सिद्धांत होगा कि अगर धन भाव के स्वामी शनि बनते हों, अगर वो दशम स्थान में उच्च के बैठे हों और अगर उन पे राहु की दृष्टि जा रही हो, तो व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल भी करता है। अगर वो किसी अच्छे पद पे या ओहदे पे चला जाए तो कई बार उस व्यक्ति को भी सता देता है जिसको नहीं सताना चाहिए, या कई बार उस व्यक्ति का भी लाभ ले लेता है जहां से नहीं लेना चाहिए। मतलब कई बार कठोरता और एक प्रभाव में कमजोरी कहें, जिसे विचार में आपकी नहीं, चलो ठीक है इससे नहीं लेना चाहिए, ये कमजोर है, पर व्यक्ति वहां से भी कई बार ले लेता है। मतलब वहां से भी धन कमा लेना जहां से आवश्यकता नहीं हो, या जहां से कोई सामान्य व्यक्ति ना कमाए। मेरे कहने का अर्थ होगा कि यहां व्यक्ति जैसे ही पद पे प्रतिष्ठित होता है, उस पद का
गलत इस्तेमाल भी करते देखा जाता है। यह राहु के कारण होता है। तो ये इस कुंडली में मैं मारक पे ही चर्चा कर रहा था और सूर्य पे भी। तो सूर्य इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा मारक प्रधान बनते नहीं हैं, बनेंगे जरूर, पर किसी भी कुंडली के लिए सूर्य और चंद्रमा प्रधान मारक नहीं बनते। तो बात आई, तो फिर कौन इस कुंडली में मारक ग्रह का काम संभालेगा? तो विचार करिए। तृतीय भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस कुंडली में वो बैठे हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव में। राहु शनि मंगल का कोई प्रभाव है नहीं, इस वजह से वो मारक ग्रह बनने से हट जाएंगे। वो मारक कहेंगे नहीं, मैं मारक नहीं बनूंगा। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल, जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के यानी कि पापी भाव के स्वामी हैं, लग्नेश के शत्रु हैं और राहु के संग बैठे हैं। साथ ही साथ इस भाव का स्वामी भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है। इस मंगल के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो बात एक बनती है कि हो सकता है कि यहाँ पे मंगल मारक हो जाएं, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी नहीं है, पापी भाव के स्वामी हैं और 8वें क्या बोलते हैं कि राहु के साथ संपर्क में भी हैं, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो शास्त्रकार भी यही लिखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के लिए साहचर्य कभी कभी सूर्य देव मारक ग्रह बन जाएंगे, लेकिन प्रधान मारक ग्रह की जब बात होगी तो मंगल देव इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह होंगे। इसका अर्थ होगा कि जब जब मंगल की दशा चलेगी, उस मंगल में राहु का अंतर चलेगा, उस मंगल की महादशा में राहु और केतु का प्रत्यंतर चले, गुरु का अंतर प्रत्यंतर चले, तो व्यक्ति को मारक दशा चलेगी या वो दशा कष्ट देने वाली होगी। तो आप लोग ये बात समझ गए कि इस कुंडली का प्रधान मारक ग्रह कौन बना। तो इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बन गए मंगल देव। अब सहायक मारक के रूप में दूसरे नंबर पे मारक ग्रह का काम करने वाले सूर्य नारायण बन जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में पहले नंबर पे मारक मंगल को लगा, दूसरे नंबर पे सूर्य को लगा। उस मारक दशा में जब कभी भी राहु या गुरु आएंगे तब प्रबल डबल ट्रिपल मारक दोष लगेगा। मतलब उस दशा काल में हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। और मारक दशा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ आप ही को मारे, वो किसी को भी मारती है। भाई के घर में बैठा है तो भाई को, पिता के घर में बैठा तो पिता को, माता के घर में बैठा तो माता को, पति के घर में बैठा तो पति को, दाम्पत्य पत्नी के घर में बैठा तो पत्नी को, बच्चे के घर में बैठा तो बच्चे को, किसी को भी मार सकता है। बस हमें सावधानी इतनी रखनी होती है कि हम उस दशा काल को समझ जाएं और फिर सबकी सुरक्षा के घेरे बना लें। क्लियर है? तो सूर्य इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और अष्टमें से सूर्य, जरा विचार करिए, अष्टमें से हैं सूर्य, उन पर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। इस वजह से जब कभी भी सूर्य में शनि का अंतर आए या शनि में सूर्य का अंतर आए तो कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या होगी, दांतों और हड्डियों से संबंधित समस्या होगी, बालों से संबंधित समस्या होगी, बाल झड़ने की शिकायत, बालों में डैंड्रफ आदि बढ़ने की शिकायतें देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, ये शनि और सूर्य जब एक साथ एक्टिव होंगे तो कई बार व्यक्ति को सरकारी तंत्रों से नुकसान का योग भी बना देंगे। उसी सूर्य की महादशा में मंगल और राहु, साथ ही साथ बुध और शुक्र भी कई बार व्ययात्मक संबंधों के कारण कमजोर दशाओं में जाने वाले हो जाएंगे या कमजोर परिणाम देने वाले होंगे। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली के सूर्य हैं, बैठे हैं 12 अंश पे और 13 कला, पुष्य नक्षत्र, शनि उच्च के हैं, इस वजह से गड़बड़ नहीं है। पर उस सूर्य जो 8वें भाव के स्वामी हैं, इन पे शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। इस वजह से उस सूर्य के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति का चारित्रिक बल मजबूत होगा, उसका नैतिक पतन कभी नहीं होगा। और चूंकि उस सूर्य पे शनि का भी प्रभाव आ रहा है तो लंबी आयु के साथ साथ बीमारियों का खतरा भी शनिदेव दे देंगे। मतलब हमें इस दशा काल में ये सावधानी बरतनी होगी। नवमांश चक्र में वही सूर्यदेव 7वें स्थान के स्वामी होकर के नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग शनिदेव स्वतः कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि सूर्यदेव की दशा में शुक्र और सूर्य के आपस में परिवर्तन के कारण बिगड़ा हुआ काम बनेगा और कई बार रुका हुआ काम बनने का योग भी बन जाएगा। दशमांशा चक्र में वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं और 10वें स्थान में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर भी व्यक्ति के मनसा को या मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बलवान होकर के विराज रहे। इस हिसाब से कर्म का सुख, करियर का सुख व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता रहेगा, उसमें जरा भी कोई संशय नहीं है।
सूर्य दशमांसा चक्र में लाभेश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, ये बहुत ही उत्तम परिणाम देंगे। और चूंकि शुक्र का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, इस वजह से कारोबार में निश्चिंतता का माहौल भी सूर्यदेव अपनी दशा काल में देंगे। जबकि बात अगर चंद्रमा की होगी तो यहाँ सप्तम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। तो विचार करिए, सप्तम भाव भी गुरु से दृष्ट हो गया, सप्तमेश चंद्रमा भी गुरु से दृष्ट हो गए। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सूर्य के कारण थोड़ी बहुत घबराहट होगी, और अगर दाम्पत्य में परेशानी होगी तो मंगल और राहु के कारण हो सकती है, लेकिन गुरु के कारण नहीं होगी। इस कुंडली का दाम्पत्य बचाने की स्थिति में है, गुरु उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगभग सफल भी हो रहे हैं। सप्तमेश और सप्तम भाव संतान, दाम्पत्य, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध, व्यापार, रेगुलर एक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को ठीक रखने में सहायता करेंगे। नवमांश चक्र में वही जो देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं, वो एकादशवें भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, जो कई बार छोटी मोटी समस्या दाम्पत्य में, मतलब पत्नी को स्वास्थ्य से दे सकते हैं। जबकि दशमांसा चक्र में तृतीय भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठ रहे हैं, ये कई बार देर से या कारोबार में मेहनत के बाद थोड़ी सफलता देर से मिलती है, या कई बार ये शिकायत रहेगी कि और भी मिलना चाहिए था, और भी प्रसिद्धि होनी चाहिए थी। तो गुरु के 12वें भाव में जाने के कारण या तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण 12वें भाव में जाने से, या चंद्रमा के, राहु और केतु के केंद्र में होने के कारण जो रेगुलर आमदनी है वो प्रभावित होती हुई नजर आएगी। ऐसा चंद्रमा के कारण होगा। मंगलदेव, मैंने बात कही, इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। चतुर्थ और एकादशवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में जाने से, राहु के साथ संपर्क में जाने से मारक प्रभावों से युक्त होंगे। इतना ही नहीं, वो खूंखार और जिद्दी भी बनाएंगे, साथ ही साथ परिस्थिति को समझने में सहायता करेंगे। मंगलदेव मिथुन राशि के हैं, निर्णय लेने में जल्दबाजी होगी। दशमांसा चक्र में वो मंगलदेव पंचम भाव में बैठ रहे हैं, धनेश होकर के, धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठ रहे हैं, जहां के स्वामी शनि देव के साथ परिवर्तन हो रहा है। विचार करिए, तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा था सूर्य और शुक्र का नवमांश चक्र में, यहाँ मंगल दशम भाव के स्वामी होकर जा करके चतुर्थ भाव में बैठकर दशम स्थान को देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे है, यह दाम्पत्य का सुख, पिता का सुख, माता का सुख देता है। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि मंगल देव यहाँ पे चतुर्थ भाव में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के स्थिर राशि में बैठ गए, भूमि तत्व में। यहाँ मंगल देव मिथुन राशि में बैठ करके गलत निर्णय करवा रहे हैं, समझने में भूल चूक। यहाँ पे वो सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होकर मंगल की राशि में शनि, शनि की राशि में मंगल, आपस में परिवर्तन करने के कारण ये दोनों ग्रह दशाएं जातक के प्रोफेशन को मजबूती देने वाली बनेंगी। मतलब मंगल और शनि की दशा में हमें अतिरिक्त धन का, पैतृक संपत्ति का, विचारों का, ट्रेनिंग का और नई चीजों के सीखने का लाभ मिलेगा। मंगल की दशा में राहु, मंगल की दशा में गुरु और मंगल की दशा में केतु के साथ सूर्य, ये दशाएं निगेटिवली अप्रोच करेंगी, जबकि बाकी के जितने ग्रह बचे हैं वो सब अच्छे परिणाम करने वाले बनेंगे। मंगल इस कुंडली में मारक होते हैं, प्रधान मारक ग्रह हैं, 26 अंश पे बैठे हैं आत्मकारक ग्रह होकर के। नवांश कुंडली में उनकी राशि दशम स्थान में बन रही है, जहां शनिदेव बैठ करके अपने आप को बलवान कर रहे हैं। सिद्धांतकार लिखते हैं, लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में उसकी राशि जहां बनी हो और जो ग्रह वहां बैठा हो, वो सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ मंगल की राशि में बुध और केतु बलवान होंगे, और यहाँ आत्मकारक ग्रह की राशि में शनि बैठ करके बलवान हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि शनि, बुध और केतु मंगल के महादशा में, मंगल की अंतरदशा में अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। और वैसे भी स्वतंत्र रूप से शनि, बुध और केतु को मंगल की राशि में बैठने के कारण लाभदायक परिणाम मिलेगा। लग्न कुंडली के लग्नेश उच्च के हैं, इस वजह से जितने भी सकारात्मक पक्ष होंगे कुंडली के, वो सब मजबूती से निर्णय देने वाले होंगे, और व्यक्ति अपने माता और पिता से ज्यादा नाम रोशन करने वाला भी होता है। ये आपकी कुंडली के मंगलदेव हो गए। अब बुध की बात करते हैं। बुध मकर लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं नवम के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी, और इस कुंडली में वो अष्टम भाव में विराज रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए बुध देव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और वो बुध देव जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। इनसे तीसरे घर में शनिदेव विपरीत राजयोग के बल को बढ़ा रहे हैं। नवांश कुंडली में वो बुध देव पंचम भाव के साथ
अष्टम भाव के स्वामी होकर के, जहां सप्तम भाव को पहले ही शुभकर्त्री लगा है, आगे गुरु पीछे चंद्रमा, और गुरु की दृष्टि यहां पे है, तो चारित्रिक बल पति और पत्नी दोनों में है। एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक ऊंची दार्शनिकता जो देखने को मिल रहा है वो पति और पत्नी दोनों में। विवाह को बचाने का संबंध यहाँ भी गुरु और चंद्रमा और शुक्र के कारण है। मैं बुध की बात कर रहा था, बुध यहाँ राहु केतु के संपर्क में है और इस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन दशमांसा चक्र में वो बुध नवम भाव के स्वामी होकर के जा करके बैठे हैं लाभ भाव में, और मंगल का प्रभाव है। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव, नवम भाव के स्वामी मंगल देव, सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव, नवम भाव के स्वामी बुध देव पे दृष्टि डालकर व्यक्ति के कारोबार में मंगल और बुध दोनों सहायता करने वाले ग्रह बन रहे हैं या व्यक्ति के सफलता को देने वाले बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध देव इस कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। विचार करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना और तीसरे चरण का लग्न बना है। सूर्य और शनि का संबंध जन्म कुंडली में केंद्र का बन रहा है, तो सूर्य और शनि का संबंध केंद्र में बनना, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे होने से सूर्य और शनि का संबंध व्यक्ति को प्रोग्रेस देगा और तात्विक रूप से दार्शनिक चिंतन करने वाला, धर्म और आध्यात्म में रुचि रखने वाला दानी होता है। बुद्ध की बात खत्म, मतलब बुद्ध यहाँ पे बहुत ही संतुलित परिणाम देने वाले बनेंगे, यश और प्रतिष्ठा देंगे, ऊंची शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेशी ट्रेनिंग, बाहर की चीज़ों को समझना, इन सभी चीज़ों का विकास बुद्ध की दशा में होगा। गुरु की बात करते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए देव गुरु बृहस्पति बनते हैं 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी। जन्म कुंडली में बैठे हैं 11वें भाव में। इसका अर्थ होगा कि अपने भाव से 5 घर या 9 घर आगे गया शुभ ग्रह शुभ परिणाम देता है। देव गुरु बृहस्पति 7 अंश के बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु को शनि से बल मिल रहा है। नवमांश कुंडली में वही गुरु कन्या राशि में बैठ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में बनते हैं तृतीय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में। मैंने उस पर बात कर रखी है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति को यहां समझना होगा कि यहां देवगुरु बृहस्पति के ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं और उन पे किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में व्यय का नियंत्रण, ऋण से मुक्ति और जिम्मेदारियों से मुक्ति, दाम्पत्य, परिवार, नौकर चाकर, इन सभी चीजों से भरा पूरा रहने वाला भी बना देते हैं। कभी कभी आर्थिक परेशानी हो सकती है, ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि गुरु के आगे केतु और पीछे शनि बैठे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव अप्रोच मिलता है। जबकि नवमांश चक्र में अगर वो गुरु की बात करते हैं तो उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने से और अष्टम भाव में जाने से थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे जो स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। कई बार लिंग मूल या नाभि का क्षेत्र परेशान होता है या बैठे बैठे जो बीमारियां होने वाली होती हैं वो होने वाली हो जाती हैं। जबकि दशमांशा चक्र में 12वें भाव में बैठ रहे हैं तृतीय होकर के, तो यहाँ पराक्रम को थोड़ा बहुत नुकसान में जाते हुए देखा जाता है। एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत आदि अगर किया जाएगा तो कुंडली को और भी ज़्यादा बलवान होने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्रदेव मकर लग्न की कुंडली के लिए दशम और पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने से इस कुंडली के प्रधान और सबसे महान राजयोग बनाने वाले ग्रह बन जाते हैं। लग्नेश के मित्र भी हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से वो ग्रह अपनी दशा काल में पराक्रम करवाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब शुक्रदेव वैसे कोई बेसिकली कमज़ोर होते नहीं हैं और उनको कोई कमज़ोर ग्रह कहा भी नहीं गया है, तो वो जहाँ बैठते हैं कई बार वो वहाँ से अच्छे परिणाम ही निकालने की कोशिश करते हैं। बुध के साथ बैठे हैं, मतलब पंचम और नवम का संबंध बने, दशम और चतुर्थ का संबंध बने, दशम या नवम का संबंध बने, तो ये जो शुक्र बुध का प्रभाव बन रहा है ये कुंडली को ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं में रहने वाला, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, गंभीर चिंतन करने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला, हार्मोनल डिसबैलेंस को भोगने वाला, हार्मोन की गड़बड़ी होती है और कई बार विश्वास बहुत ज़्यादा किसी पे कर देने से नुकसान उठा लेने वाला भी होता है। तो ऐसे शुक्रदेव के कारण होने वाली चीज़ें हैं। 15 अंश पे बैठे हैं, अमात्य कारक ग्रह हैं। नवांश कुंडली में भी 5 नंबर की राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली के शुक्रदेव वर्गोत्तम ग्रह होंगे। तो इस कुंडली में जरा विचार करके देखिए तो लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह
भी बलवान, आत्मकारक ग्रह की राशि में बैठा ग्रह बलवान और अमात्य कारक ग्रह शुक्र भी जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो गए तो वर्गोत्तमो तत् स्वनवांश कास्तु, ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो कुंडली को बलवान बना गया। मतलब जन्म कुंडली का राजयोग कारक ग्रह जो जीवन को आगे बढ़ाने वाला था वही ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो जाने से कुंडली को अतिरिक्त बलवान बना देता है। इस वजह से भगवान यहाँ पे शुक्र देव आपके पक्ष में निर्णय देंगे और आपकी समस्या को खत्म करने वाले होंगे। आपकी समस्या बहुत ज्यादा लंबे समय तक कोई भी नहीं चलेगी क्योंकि वहां पे दो ऐसे ग्रह बैठे हैं जो जल्दी 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 यात्रा करते हैं। इस वजह से यहाँ पे समस्याओं को समझने में या समस्या से निपटने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और नहीं उसका समय नष्ट होगा। क्लियर है? अब बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव लग्नेश और द्वितीय होकर के उच्च के विराजमान हैं। उनके ठीक आगे गुरु बैठ करके उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सूर्य का प्रभाव तो नहीं है पर शनि का प्रभाव राहु पे है। इस वजह से मैंने बात बताई, अपने पद को और प्रतिष्ठा को कई बार व्यक्ति गलत तरीके से भी इस्तेमाल करता है, अपने नाम का गलत इस्तेमाल करे या कई बार इनके परिवार वाले इनके नाम का गलत इस्तेमाल करते देखे गए हैं। ऐसा ना हो, इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरे नंबर पर अगर बात करूं, धर्म, आध्यात्म की रुचि, अनुशासन, प्रतिष्ठा पे काम करना, प्रतिष्ठापन्न होना और नाम कमाने के लिए कई बार व्यक्ति ऋण में भी जाने को विचार में रखने लगता है। ऐसा भी हो सकता है। मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी साख ऊंची करने के लिए हमें ऋण नहीं लेना है। अगर ऐसा होता है तो कई बार ऋण चुकाने में आपको दिक्कत होगी। ये बात शनि तक की रही। राहु जन्म कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। यहाँ ये शुभ ग्रह की राशि है लेकिन विषम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से राहु देव कई बार पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं या कई बार साहस और बल या पराक्रम या धैर्य को टूटने की स्थिति में लेके जा सकते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखना, घर में चोरी चकारी का खतरा, घर के बाहर की सुरक्षा, घर के अंदर की सुरक्षा, यात्राओं में जाते समय सुरक्षा, विष वाले जानवरों से सुरक्षा, पहाड़, नदी, झरना, तालाब, पोखरा, गोली बारूद, बंदूक, इन सभी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रख के देखने की आवश्यकता होगी। अन्यथा कई बार इन सभी चीज़ों के कारण व्यक्ति को नुकसान भी होते देखा जाता है। अब मैं आपका ध्यान ग्रहों के नक्षत्र पर लेकर आता हूं और एक एक लाइन की बात बताता हूं कि वो ग्रह उस नक्षत्र में बैठकर कैसा फल दे रहा है। तो सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठ करके थोड़ा आलसी और थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहने वाला, थोड़ा निगेटिव या बेवजह की चिंताओं में ग्रसित रहने वाला बना रहे हैं। ये सूर्य के पुष्य नक्षत्र का प्रभाव। जबकि राजसिक पद और आर्थिक संपन्नता व्यक्ति के पास रहेगी। चंद्रमा जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठकर धर्म, यश, गान, कला, नौकरी, प्रतिष्ठा, बेहतर कम्युनिकेशन, सुखी जीवन का अभिलाषी और चिंतन करने वाला बना रहे हैं। मंगलदेव पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। राहु केतु का प्रभाव है और वो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके कुंडली को समझने वाला, समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति बार बार समझ करके भी ना समझों वाली गलतियां करता है या एक ही गलती को बार बार दोहराता भी रहता है। बुधदेव मघा नक्षत्र में अनुभवी, मर्म को समझने वाला, मूल बिंदु पे बात करने वाला, बेवजह तर्क न करने वाला और देर से बोलने वाला होता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र, धर्म को समझने वाला, पुराणों का अध्ययन, मर्म को जानने वाला, ईश्वर के सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखने वाला, वेदों के अध्ययन को समुचित समझने वाला और वेद पाठी ब्राह्मणों का आदर करने वाला भी होता है। शुक्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके नहीं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। अपने नक्षत्र में बैठने के कारण धर्म, सुखद मृत्यु, श्रेष्ठ वाणी, अच्छी सफलता और लाभ, धन, ये सब जीवन में देने वाले बना देते हैं। शनिदेव चित्रा नक्षत्र में रोग, पद का गलत इस्तेमाल मैंने कहा था। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में बैठकर कई बार पिता को कमजोरी या पिता और माता के स्वास्थ्य में से किसी एक की कमजोरी दे जाते हैं। जबकि राहुदेव जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में राहु मंगल के साथ बैठे हैं। इस वजह से समस्या को समझने की शक्ति, बेवजह भी शत्रुओं से पाला पड़ते रहना, धन का अटक जाना, कई बार घर खरीदने को दिए हैं, गाड़ी खरीदने को दिए हैं, किसी नौकर को दिए कि जाओ ये काम करा लो, पर वो पैसे का हिसाब आज तक नहीं मिला या पैसा जिसको दिए वो वापस घूमकर कभी नहीं आया। तो इस तरीके की चीजें राहुदेव कराते नजर आ रहे हैं। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, इस कुंडली की गंभीरता बहुत अच्छी है, चरित्र का बल बहुत अच्छा है, वाणी को और भी ज्यादा इमोशनल किया जा सकता है।
मेहनत और बढ़ाई जा सकती है। सॉफ्ट हार्टेड हैं, थोड़ा और कभी कभी समस्या को समझने की कोशिश करें। उसके बाद भवन, भूमि, वाहन, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब बहुत अच्छा है। अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करना बहुत अच्छा है। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा है। नौकरी, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब बहुत उत्तम बने हुए हैं। नौकरी करना चाहें तो नौकरी ठीक है, व्यापार करना चाहें तो व्यापार ठीक है, इसमें ज़रा भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विवेकवान है। निर्णय गलत बस मत लीजिएगा। कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध वाणी का इस्तेमाल करना है। मांसाहार का त्याग करें, अनुशासन का पालन करें। इसके बाद पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर फोकस करें। और सामाजिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए बजरंग बली की पूजा बेहतर होगी। साथ ही साथ कभी कभी सामूहिक आयोजन भी, धार्मिक आयोजन का अगर हो सके तो करवा दिया जाए। इसके साथ अगर बात करते हैं तो छोटे मोटे स्तर पे देखें तो चूंकि मकर लग्न की कुंडली है तो निराशापन की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन ऋण वगैरह का लेना देना कुंडली को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात भी पक्की है। मतलब लेन देन करने में बहुत सावधानी बरतें, चाहे कोई भी हो, मित्र ही हो, उससे भी लेन देन करने में सावधानी बरतनी होगी। मैं चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों के संबंध के बारे में चर्चा करके बता देता हूँ। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान के राहु माता के सुखों से वंचित करते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ घर के मंगल लक्ष्मीवान और बहुत जल्दी क्रोध में आने वाला बना देते हैं। उसी चंद्रमा से पंचम घर के सूर्य निर्णय लेने में महारत हासिल व्यक्ति को होती है। चंद्रमा से छठवें घर के शुक्रदेव व्यक्ति को सॉफ्ट नेचर का बनाते हैं। उसी चंद्रमा से छठवें घर के बुधदेव निर्णय लेने में और बालकपन की प्रवृत्ति से मुक्ति दे जाते हैं। बहुत जल्दी व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ता है। उसी चंद्रमा से 8 घर आगे शनिदेव आयु का मालिक बनाते हैं। इसी चंद्रमा से 9 घर आगे देवगुरु बृहस्पति धर्म और भाग्य का सुख देते हैं। जबकि उसी चंद्रमा से 10 घर आगे केतुदेव करियर को लेकर कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, या माता को या पिता को, दोनों में से किसी एक को लंबी बीमारी भी दे जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान इस कुंडली के विभिन्न वर्ग चार्ट पर लेकर आता हूं। अब मैं आपका ध्यान अरिष्ट चक्र पे लेके आता हूं। किस दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, तो विचार करें। शुक्र की दशा में पेट से संबंधित बीमारी होगी। मंगल की दशा में चोट चपेट की घटनाएं हो सकती हैं। शनि, राहु, केतु और बुध की दशा में भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यय देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत सारे ग्रह हमें स्वास्थ्य की चिंता में लेके जा रहे हैं, जबकि गुरु और सूर्य और चंद्रमा ये सब स्वास्थ्य के मामले में ठीक हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो हम कब लेंगे, तो उसमें सहायता कर रहे हैं शनिदेव, शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव, इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। मतलब इन दशाओं में जब कभी भी इनका अंतर प्रत्यंतर चले तो हम भवन, घर, गाड़ी, बंगला आदि के बारे में विचार कर सकते हैं। माता और पिता को लेकर के हमें आरंभ से ही चिंता हो रही है। इस वजह से सूर्य और शनि की दशा और साथ ही साथ कई बार राहु और शुक्र की दशा भी स्वास्थ्य को परेशान कर सकती है, माता पिता को लेकर के चिंताएं दे सकती हैं। संतान को लेकर के वैसे इस कुंडली में कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, पर संतति से थोड़ी बहुत दूरी भौगोलिक स्तर पर देखने को मिल रही है। लेकिन शुक्र और शनि के साथ बुध और सूर्य, ये ग्रह संतान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, या इनकी दशाएं जब आपकी चलेंगी तो संतान को लाभ होगा। मंगल, सूर्य, गुरु, शुक्र और चंद्रमा अपनी दशा काल में धन का आगमन कराते रहेंगे, जबकि शनि, राहु, केतु और बुध धन को व्यय करने की स्थिति में भी लेके जाने वाले हैं। अब बेसिक चीज पे लेके आता हूं। सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, 100% परिणाम करेंगे। बस मांसाहार का त्याग करें, रविवार को नमक का सेवन बंद करें, सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करें, लाल चंदन की माला गले में धारण करें और नवग्रह कवच धारण करें। इसके साथ साथ चंद्रमा और मंगल को बलवान बनाने के लिए बजरंगबली के 12 नामों का नित्य उच्चारण और नियमित दिनचर्या का पालन, साथ ही साथ गाय को छूकर प्रणाम करना या गाय को हरा चारा खिलाना। बुधदेव की स्थिति जन्म कुंडली में गणेश जी को दूध अर्पित करने को कह रही है, जबकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको अपने पेट और कफ जनित बीमारियों को बढ़ा रहा है। इस वजह से अगर उनको ठीक करना हो तो शहद वगैरह का दान कभी कभी कर दिया जाए या केसर वगैरह का तिलक मस्तक पे लगा दिया जाए।
शुक्रदेव 100% परिणाम करेंगे और शनिदेव भी लगभग आपकी कुंडली में ठीक ठाक परिणाम कर जाएंगे। पर राहु और केतु अपनी दशा काल में छोटी मोटी परेशानियां जैसे भ्रम, स्वास्थ्य में परेशानी, आंखों में जलन और आंखों से पानी आना, इस तरीके की समस्या दे सकते हैं। राहु और केतु को बलवान बनाने के लिए या जब कभी भी उनका प्रभाव अगर देखें तो अभी केतु की दशा जैसे कि चल रही है तो 2027 के दिसंबर तक अगर बन पड़े तो एक लाजवर्त और नवग्रह कवच पूजा करा के विधिवत रूप से धारण करें। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में दान करना सही रहेगा। तुला, मीन और कर्क वालों से सावधान रहें, जबकि वृष और कन्या के साथ वृश्चिक राशि वालों से लाभ होगा। इस कुंडली में भवन जिसमें आप निवास करें वो पूरब दिशा का मकान रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रंग हरा और सफ़ेद चांदी का रंग, और साथ ही साथ इस कुंडली में ये 2-3 रंग अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 8 बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, ये सब अंक अच्छे रहेंगे आपकी कुंडली के लिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। मारक मैंने बताया, और भी चीज़ें क्या बता सकता हूँ इस कुंडली में। अगर मैं बात कर दूं तो मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है: पंचांग, ग्रहों की डिग्रियां, ग्रहों के नक्षत्र, ग्रहों की दृष्टि, उसके बाद समग्र अध्ययन, अष्टक वर्ग, विभिन्न अष्टक वर्ग, उसके बाद सर्वाष्टक और होरा चक्र, D7, D30 चार्ट, D16, द्वादशांशा आदि सभी ग्रहों, सभी वर्ग चार्ट को मैंने इसमें शामिल किया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। शुक्र की महादशा में जब आपको केतु का अंतर चलेगा या शुक्र की महादशा में जब सूर्य का अंतर और शुक्र का अंतर चलेगा, शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चलेगा तो कष्ट होगा। सूर्य की महादशा में मंगल, राहु और केतु परेशान करने वाले होंगे, जबकि सूर्य की महादशा में शनिदेव भी कभी कभी परेशान करने वाले ग्रह हो सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।